नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। हमने अभी तक पूरक पठन छोड़ के हमारे 10वीं कक्षा लोक भारती का लगभग सारे कविताएं और सारे पाठ कवर कर चुके हैं। सिर्फ हमने मन को छोड़ा है, ठीक। और 7वां पाठ आपका जो खुला आकाश है उसको हमने छोड़ा है। और इसके बाद जो आपके पाठ हैं गज़ल, ठीक है, आपका गज़ल जो हो गया, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये गोपाल प्रकाश का पाठ जो कि बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये सब पाठ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करने जा रहे हैं गज़ल। अब यदि मैं आपके हिसाब से बात करूं तो आपके हिसाब से गज़ल ये तो एक सीधा सा नाम है, लेकिन गज़ल 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 की तो आप जितनी तारीफ करोगे उतना उसके लिए कम होगा। कि गज़ल ये एक ऐसी सुंदर विधि है कि उर्दू भाषा की एक ऐसी सुंदर विधि है। जैसे हमारे हिंदी में कविताएं होती हैं, वैसे शेर और शायरी का एक अलग अंदाज है गज़ल। और हमारे हिंदी साहित्य में कई गज़लकार रह चुके हैं। और जैसे गुलजार जी भी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गज़लकार थे। इनकी जो गज़लें थीं ये इंसान को बड़ा ही मनमोहक लगती थी, और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन जो भी आता था, या मनुष्य अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन करे कि उसका जीवन सुखदायक बन जाए, उन सारी चीज़ों को ये गज़ल दर्शाते थे। और उसी में से आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक गज़ल। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा पाठ 8वां हिंदी लोक भारती का, जिसका नाम गज़ल है, और इसके लेखक है माणिक वर्मा जी, ठीक है। इनके लेखक कौन है मित्रों? इनके लेखक है माणिक वर्मा जी। परिचय देख लीजिए। जन्म 1938, उज्जैन, मध्य प्रदेश। परिचय। हास्य व्यंग के सशक्त शस्त्रकार माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। वाचिक परंपरा मतलब जो लोग अपनी इच्छा से लिखने वगैरह और जो पढ़ने वाली जो परंपरा है कि लोग बुकों का अध्ययन करें, किताबों का वाचन करें, उसमें ये बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं। कि मतलब इन्होंने बहुत सारे वाचन कार्य किए हैं। ऐसा नहीं, इन्होंने लिखने के भी बहुत सारे कार्य किए हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार हैं। धारदार मतलब बहुत ही सुंदर। कटीले हैं। कटीले मतलब जो एक के अंदर एक अलग भावना उत्पन्न कर रहे, और वो शार्प है, मतलब उसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रेरणादायी मतलब आपको इंस्पायर करने वाली। प्रमुख कृतियां गज़ल मेरी इबादत है। इबादत मतलब मेरा भगवान, मेरी भक्ति। कौन है? गज़ल। आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अब भी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि। तो माणिक वर्मा, आप इनके जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, इस टॉपिक से सुन के ऐसा लगता है कि ये बड़े क्रांतिकारी रह चुके हैं, ठीक। और ये बहुत ही कटीले हैं, मतलब आप कहते हैं ना साफ बोल देने वाले हैं, ठीक है। तो माणिक वर्मा जी का ये पाठ गज़ल, चलिए हम शुरू करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम मतलब सोना, स्वर्णिम मतलब सोना। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। वाह, कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने दर्शाया है। अब अर्थ समझो। मैं आपको गज़ल पढ़ाऊंगा, आपका काम है उसका अर्थ समझना। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ लेखक बोलना चाहते हैं, यहाँ गज़लकार बोलना चाहते हैं कि क्या ज़रूरी नहीं है कि जो आसमान में रहता है उसी की तारीफ होनी चाहिए। अरे जो आसमान में जाता है उसके लिए कोई नींव रहता है, तभी वो आसमान में जाता है। कहते हैं कि हर एक, समझ रहे हो मित्रों, कहते हैं कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, कुछ उसी तरह से। समझो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बन के दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अच्छा, इसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ ध्यान से सुनो। समझ लो एक खंबा है। क्या? समझ लो एक खंबा है। तो लेखक यहाँ बोलना चाहते हैं कि वो जो खंबा बना है उसकी जो ऊंचाई होती है, समझ लो उसकी जो ऊंचाई होती है वो सोने का है, और जो नींव है वो पत्थर का बना हुआ रहता है, आप सब जानते हो। लेकिन यहाँ महत्व भले लोग
भले लोग यहाँ महत्व उस ऊंचाई की देते हैं, उस ऊपर गुंबद की देते हैं जो ऊंचाई पे है, लेकिन लेकिन वो गुंबद कहीं ना कहीं उस नींव का शुक्रगुजार रहता है कि आज वो गुंबद कहाँ है, जहां भी है उस नींव की वजह से। जरा समझिए, अगर उस ईंट का एक भी ईंट डगमगा जाए तो पूरा किला या फिर पूरा जो आपका गुंबद है वो पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा जो शिखर। अगर यही जरा इतना ध्यान रखिए, अगर दुनिया में नींव होता ही नहीं तो शिखर बनते कैसे। कहीं ना कहीं इसी बात की महत्वता वहां दिखाई गई है। ये पहला अर्थ है कि नींव की इज्जत भले समाज नहीं करता, लेकिन नींव की इज्जत अपने में ही इज्जत होती है। कहते ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, लेकिन बरसने वाले बादल गरजते नहीं। भले लोग उस नींव की तारीफ नहीं करते जिसकी वजह से आज शिखर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व उस शिखर के लिए बहुत मायने रखता है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, एक बात ऐसी रहती है कि जब आप जमीन पे रहते हो, जब आप नींव पे रहते हो, तब आपको संभालने वाले बहुत हैं। समझ रहे हो, जब आप नींव जमीन पे रहते हो, नींव रहती है, नींव जमीन पर आस रहती है, तो उसको संभालने वाले बहुत है। लेकिन जो आसमान में चले जाता है, जो शिखर पे चले जाता है, उसको तन्हाई महसूस होती है। तन्हाई मतलब अकेलापन। उसको संभालने वाला कोई नहीं है, उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो जमीन पे है, जो सबके बीच में है, उसको दर्द बांटने वाले भी हैं, उसको समझाने वाले भी हैं और उसको संभालने वाले भी। ये दूसरा है, तन्हाई। दूसरा है, ऐसे कई सारे अर्थ है, बस आपको कुछ अर्थ समझना है जो, और आपको जो अर्थ समझ में आता है वो आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब आपके साथ स्वर्णिम मतलब सोना। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम हमेशा उड़ो। अगर तुम खुद उड़ नहीं सकते, अगर तुम सफलता नहीं पा सकते, तो कम से कम दूसरों के लिए सफलता का कारण बनो, वो भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। वाह। लिखो, गर्द मतलब धूल, गर्द मतलब धूल, मील का पत्थर मतलब लिखो निशानी, मील का पत्थर निशानी। अब इसका मतलब समझो, ये यहाँ गजलकार क्या कहना चाहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। मतलब अगर आप उड़ रहे हो, अगर आप सफलता पा रहे हो, तो ऐसी सफलता पाओ जिसकी एक छाप पड़ जाए। जैसे सफलता तो दो लोग पाते हैं, एक सही रास्ते से, दूसरे गलत रास्ते से। जो गलत रास्ते से सफलता पाते हैं, उनका जो सफलता होती है वो पानी के बबुले जैसी होती है। जो आप बबल्स बोलते हैं ना, आप बोलते हो पानी के बुलबुले जैसी होती है। क्योंकि जब आप जो गलत रास्ते से सफलता पाते हैं, उनकी जो सफलता होती है वो ज्यादा क्षण तक टिकने वाली नहीं रहती। जब उनकी नसीब खराब हुई, जब सच्चाई का पर्दा, जब सच्चाई का पल्ला पलटा, तब उनका ये जो झूठ, जो इन्होंने ये असफलता पाई है, वो असफलता कहीं ना कहीं गिर जाएगी। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते से सफलता पाते हैं, जो मेहनत से सफलता पाते हैं, वो आसमानों पर छा जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए छाप बन जाते हैं। जैसे 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 अब अभी आप लोग 10th में हो, हाँ हो, अभी ये मत बोलना 10th में नहीं हो, 10th में हो। अच्छा, आपने ये पढ़ा है जेनेटिक्स, समझ, आपने जेनेटिक्स, आपका फर्स्ट चैप्टर था इवोल्यूशन। तो आपने इवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि जो भी सब ये थियोरीज थी, इन्हें जोहान ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्हें हम जेनेटिक्स ऑफ फादर कहते हैं। इन्होंने अपने टाइम पे, समझ रहे हो, इन्होंने अपने टाइम पे ही जेनेटिक्स के बारे में बता दिया था कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट का मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, ये सब इन्होंने अपने टाइम पे ही बता दिया था। समझ रहे हो, इन्होंने चार्ल्स डार्विन, सॉरी, मेंडल जी ने अपने टाइम पे सब बना दिया। लेकिन उस समय जब इन्होंने कई सारे साइंटिस्ट के सामने अपनी बात रखी, तो उस समय चार्ल्स डार्विन जी थे और उन्होंने इन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन इनकी जो थियोरीज थी, इन्होंने जो थियोरीज लिखी थी, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन निकाला था, इन्होंने उसे बुक में लेके रखा था। और जब दूसरे नए नए साइंटिस्ट आने लगे, इमोन्स्की और मॉर्गन, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट आने लगे, तो ये लोगों ने कहीं ना कहीं मेंडल जी के किताब से अपना रिसर्च शुरू किया। इन्हें मेंडल जी की किताब ने एक नई दिशा दी, और यही कहीं ना कहीं, यही बात कहीं ना कहीं तब से जाना जाने लगा कि जेनेटिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च हमें बहुत ही पहले मेंडल साहब ने बता दी थी। भले उस समय उन्हें इज्जत नहीं दी गई थी, लेकिन आज उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक के नवाब से, सॉरी, किताब से नवाजा जाता है।
समझ लो। तो ये एक मील का पत्थर बने कि नहीं, मील का पत्थर मतलब जो निशान दिखा है, जैसे आप बस वगैरह से कभी ट्रैवल करते होगे तो रोड के कोने पे एक व्हाइट कलर का पत्थर रहता है, उस पर लिखा रहता है मुंबई 280 किलोमीटर, उसे हम बोलते हैं मील का पत्थर। जो आपको रास्ता बताए, जो आपको मार्ग बताए, जो आपको आपको बताए कि आप कितने दूर हो। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स की स्टडी जो मेंडल साहब ने की थी, वो स्टडी कहीं ना कहीं जो नए साइंटिस्ट पनप रहे थे, जो नए साइंटिस्ट अपना नॉलेज पा रहे थे, उनके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो वो एक मील का पत्थर बना। मेंडल की जो किताबें थी वो मील का पत्थर बनी, किसके लिए? नए वैज्ञानिकों के लिए। तो वही यहाँ बताया है, मेंडल जब कोशिश किए तो ऐसी कोशिश किए कि भले समाज ने उन्हें गिराया, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी सफलता कहीं ना कहीं पूरे समाज पे एक छाप ले आई, और उसी छाप, वही छाप आगे चल के नए वैज्ञानिकों के लिए मील का पत्थर बन गया। समझ रहे हो? क्लास, मेरी आदत है, मैं जब भी गजल वगैरह पढ़ाता हूँ तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे आप लोग समझो, जैसे आप लोग उसे समझो। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझा? पक्का। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। वाह! वहां लिख लो, वहां लिख लो कि रूप मायने नहीं रखता। समझ रहे हो? किसी भी इंसान का रूप, किसी भी इंसान का शक्ल, किसी भी इंसान का चेहरा, किसी भी इंसान का गोरा या काला होना, किसी भी इंसान का मतलब किसी भी इंसान का रंग रूप, ये कभी भी किसी इंसान की नीयत नहीं बताता। समझ रहे हो? इंसान वही कहलाता है जिसके अंदर नीयत इंसानियत की होती है। समझ लो, वहां लिख लो, इंसान वही है जिसके अंदर नीयत इंसानियत की है। वहां लिख लो, वो इंसान वही है जिसके अंदर नीयत इंसानियत की है। और कहीं ना कहीं यही बात बताया गया है कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। अगर आप दिखावा करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जलाना चाहते हो, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मानवता का गुण जिसके अंदर है वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। समझे? वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। इतना आपको अपने दिमाग में डालना है। समझ रहे हो? तो अभी आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, आपने निकोला नहीं, अभी मैं बताता हूँ आपको, नेल्सन मंडेला जी को देखा होगा। नेल्सन मंडेला जी, या फिर रुकिए रुकिए, नेल्सन मंडेला जी भी बहुत अच्छे समाज सेवक थे। ठीक है, अब बाबा आमटे जी को देख लीजिए। इन्होंने कभी अपने आकार, अपने शरीर पर कोई खर्चा नहीं किया। इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इन्होंने दूसरे के बारे में सोचा। तभी आज लोग इनको ऐसे नहीं बोलते कि बाबा आमटे जी अच्छा अच्छा खाना खाते थे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते। लोग बोलते बाबा आमटे जी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। ये कहीं ना कहीं उनका मानवतावादी को दर्शाया गया है। तो यहाँ यही लिखा है कि कोई अपने दिखने से सुंदर नहीं होता, लोग का मन कितना सुंदर है, किसी का दिल कितना सुंदर है, किसका मन कितना साफ है, और कौन कौन किसकी नीयत अच्छी है, वो ही इंसान सच्चा इंसान कहलाता है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब क्या बोल रहे मालूम है? क्या बोला यहाँ? लिखो पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण, पत्थर मतलब पाषाण। और क्या बोला है? शहर में वो आईना, आईना मतलब आप सब जानते हो मिरर, आईना मतलब मिरर, शीशा। तो यहाँ क्या बताया गया है? जिंदगी की शक्ल, शक्ल मतलब चेहरा, जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के बीच में वो आईना बनकर दिखो। मतलब अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ गुनाह हो रहा है, तो वहां खड़े होकर मत देखो उसे, वहां जाकर उस गुनाह को रोको, वहां जाकर उस इंसान की मदद करो। यदि कोई इंसान घायल पड़ा है तो लोगों की तरह उस शक्ल में मत खड़े हो जाओ कि इंसान को घूरो, आप आगे जाओ और उस घायल इंसान की मदद करो। क्योंकि यहाँ क्या है? कहा है जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। वो जो पत्थर के मूर्त आपके आजू बाजू मूर्ख इंसान खड़े हैं, जो उस घायल आदमी को देख रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसमें तुम मत शामिल हो। तुम अपनी इंसानियत को वहां शीशे की भांति मत बिखेर दो, तुम आगे बढ़ो, उस घायल इंसान की मदद करो। ऐसे गजलकार आपको कहना चाहते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक मतलब हर एक, दिल की जलन, दिल की जलन मतलब जेलसी, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। वाह! बहुत सुंदर, कितना सुंदर गजलकार ने बोला गया है कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन,
किसके दिल में कितनी आग है, किसके दिल में कितनी मेहनत है, किसके दिल में किसकी दुख है, वो आपको तभी पता चलेगा जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखोगे। तो कहते हैं ना कि अगर आपको लोहा की जलन जाननी है तो लोहे के जैसा जलना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताता हूँ, जो हीरा रहता है, सब जानते हैं कि हीरा कितना चमकता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस चमक को पाने के लिए हीरा उस भट्टी में कितने वर्षों से तपा है, कितने वर्षों से जला है, तब जाके वो हीरा बना है। तो यहाँ वही लेखक कहना चाहते हैं, यहाँ गजलकार वही कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी दूसरे के जैसा बनना है तो उसके जैसा तपो। अगर आपको दूसरों के दिल की जलन जाननी है, दूसरे के दिल की मेहनत जाननी है, तो आप उस लायक बनो कि आप उतनी जलन कर सको, उतना दुख भोग सको। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वाह, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या बताया गया है कि उम्मीदों की एक किरण, समझो एक अगर रूम है अंधकार से भरा हुआ, देयर इज अ डार्क रूम, अगर उस डार्क रूम में एक भी होल कहीं खुला है ना, तो भी आपको रोशनी का अस्तित्व दिख जाता है। ये होता है सच्चाई का महत्व। दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ डिवाइन। समझो, चाहे जितना अंधेरा रूम हो जाए, समझो चाहे जितना अंधेरा रूम हो जाए, अगर आप एक होल कर दो उस रूम में तो आपको छोटी सी भी किरण दिख जाएगी। एक जुगनू भी आपके जिंदगी को रोशन करने के लिए तैयार है, तो आप वो खुद क्यों नहीं कर सकते। यहाँ क्या बताया, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो वक्त की इस धुंध में मतलब इस अंधेरे में तुम रोशनी बन दिखो। मतलब जो आज का वक्त है, जो आज का वक्त अगर किसी का खराब चल रहा है, जो आज का वक्त है भ्रष्टाचारी से भरा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं तुम एक रोशनी बनकर दिखो, उसमें तुम सत्य के मार्ग पे चलो। और कौन उसको सहानुभूति दे रहा है, कौन उसको सहानुभूति दे रहा है, एक जुगनू। जैसे आपने वो बीरबल वाली स्टोरी सुनी होगी कि अकबर शर्त लगाता है कि तालाब में जो पूरी रात खड़े हो सकता है उसे इनाम दिया जाएगा। तो उस कहानी में एक इंसान जाता है और बोलता है कि जी हाँ मैं खड़े रह सकता हूँ, और वो पूरा दिन रात खड़े रहता है उस ठंडे पानी में, और जब वो ठंडे पानी से लौट कर आता है तो बादशाह अकबर पूछते हैं कि तुम खड़े कैसे रहे, तो वो बताता है कि सामने एक दिया जल रहा था, उस दिए की आग से, उस दिए की जलन से उसको देखकर मैं खड़ा रहा। मुझे भले वो दिया मेरे से कई कई बहुत दूर था, लेकिन उसकी जो जलन थी, उसका जो लव था, उसका जो प्रकाश था, वो कहीं ना कहीं मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। तो फिर बादशाह अकबर और द स्टोरी कंटिन्यूस। मतलब मैं तुम्हें यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि यदि किसी को सफल होना है तो उसे एक लक्ष्य ही काफी है, क्योंकि एक आग को पकड़ने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। एक मर्यादा बनी है हम सब की सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। वाह, कितना अच्छी बात बतानी है। गर मतलब अगर, मर्यादा मतलब नियम, मोती मतलब सब जानते हैं, सीप मतलब जिसमें आप देखा होगे एक सीप जैसा रहता है जिसमें मोती बनाने वाला यंत्र, लिख लो, प्रकृति द्वारा मोती बनाने वाला यंत्र। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से शेल्स के अंदर ऑयस्टर रहता है, ऑयस्टर की वजह से मोती बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही यहाँ बताया गया है मित्रों, आप लोग समझ रहे हो, वही चीज यहाँ बताई गई है कि एक सीप मतलब क्या होता है, जहाँ पे शेल्स रहते हैं, वो जो सीप रहता है, यहाँ वही बताया गया है कि वो जो सीप रहता है, अगर आपको मोती बनना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हीरा की चमक सबको दिखती है, हीरे की चमक सबको दिखती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस हीरे को वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कितने आगों में दफन होना पड़ा था, कितना जलना पड़ा था। और साथ ही साथ अगर आपको वो हीरे को पाना है तो आपको कितना अमीर बनना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं वहां पहुंच सकोगे। और वही बात यहाँ मित्रों बताया गया है कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, मतलब लिए, हम सभी के लिए एक मर्यादा बनी है, हम सभी के लिए एक नियम बना है, और उस नियम को उस कुदरत ने बनाया है। क्या बनाया है कि तुम ना खिलते क्या, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। समझ लो, अभी देखो पानी एक होता है, अभी आप ही समझ लो, पानी तो जब बारिश होती है पानी एक होता है, लेकिन वो पानी अगर गटर में गिर जाए तो गटर का पानी हो जाता है, वो पानी नदी में गिर जाए नदी का पानी हो जाता है, वो पानी किसी के ग्लास में गिर जाए तो वो पीने का पानी हो जाता है, और अगर वही पानी का एक बूंद सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाता है।
समझो मित्रों, अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली डीएम अफसर बनोगे, अगर आप गलत संगत में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बर्बाद होगे। ये तो सीधी बात है। अब अगर वही मोती गटर में गिर जाए तो गटर का पानी बनता, लेकिन वही मोती अगर सीप में गिरा तो वो मोती बन गया। सॉरी, वही बूंद अगर गटर में गिरता तो गटर का पानी, और वही पानी अगर सीप में गिरा तो वो क्या बन गया? मोती बन गया। इसलिए अगर आप आज से अगर आप विद्या को अपनाते हो, आप पढ़ाई को अपनाते हो, तो आपको डीएम अफसर क्या नहीं बन सकोगे आप। लेकिन अगर आप गलत संगत में पढ़ते हो तब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको मैंने कहा है, संगति सुमति न पाबही परे कुमति के धंध, राखो मैली कपूर में हिंग न होत सुगंध। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? अगर आप अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छा ही बनोगे, आप बुरा बन नहीं सकते। लेकिन अगर आप बुरे संगत में रहोगे तो आपका बुरा बनना तय है। लेकिन एक्सेप्शन, लेकिन वो भी आपके डिपेंड करता है। आपके सामने, आपके बगल में चाहे जितने बुरे व्यक्ति हो जाए, अगर आप अपने मन को बुराई के सामने हारने नहीं दोगे तो आप बुरा नहीं बन सकते। हीरा कोयले के साथ रहता है, लेकिन हीरा कोयला नहीं बन जाता, कोयला बन नहीं जाता, लेकिन कोयले की छाप उस हीरे पे भी दिख जाती है, क्योंकि हीरा के ऊपर भी एक काली परत बन जाती है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ रहे हो क्या? बिकॉज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल टीचर। मैं जब भी बताता हूं तो मैं बच्चों को गुमराह कर देता हूं अपने शब्दों के जाल में। अब वो बच्चों में, क्योंकि मैं बच्चों का नॉलेज चेक करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने डीप में हिंदी विषय में जा सकते हैं। मैंने आपको तो यही बताना चाहता हूं कि अगर आप बुरी संगत में हो तो आप बुरे नहीं बन सकते, आप बुरे कदापि नहीं बन सकते अगर आप ना चाहे तो। अगर आप चाहोगे तो आपको बुरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर नहीं चाहोगे तो बुरा नहीं बन सकते। भले आपके ऊपर एक बुराई की छाप आ जाएगी। समझ लो, अगर आप आज किसी गंदे मतलब बुरे बच्चे के साथ खेल रहे हो, खराब बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो आपके कुछ गुण उसके अंदर आएंगे, लेकिन वह आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस अवगुण को आपके सदैव के लिए उसको गुण बना देना है कि कुछ देर के लिए ही रहने देना है। जैसे हीरा, समझो, जब वो हीरा रहता है, हीरा कोयले के साथ रहता है, हीरा कोयले के साथ रहता है, कोयले की एक छाप आ जाती है उस पे, कोयले की एक परत जम जाती है हीरे पे, लेकिन 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 हीरा कोयले में परिवर्तित नहीं हो जाता। वही यहाँ बताया गया है कि इफ यू टेक कपूर एंड इफ यू टेक हींग, संगति सुमति न पाबहि परे कुमति के धन, राखो मैली कपूर में हिंग न हो तो सुगंध। समझो, जब आप हींग लोगे, जब आप कपूर लोगे, तो अगर हींग में आप कपूर को रखो, हींग में आप कपूर को रखो तो कपूर का स्मेल बिगड़ जाएगा, कपूर का स्मेल बिगड़ जाएगा और कपूर गंदा भी स्मेल आने लगेगा, लेकिन कपूर फिर भी अपना कार्य नहीं छोड़ेगा, कपूर फिर भी जलेगा, लेकिन उसमें से स्मेल बुरी आएगी। अब वो कपूर पे डिपेंड करता है कि कपूर, तो समझो जैसे ये चीजें अपना, तो आप भी अगर बुरे व्यक्ति के साथ घूम रहे हो तो पहली बात उसके साथ घूमना छोड़ दो, और अगर आप घूम भी रहे हो तो कृपया उसके अवगुण ना अपनाओ। ये यहाँ गजलकार कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मोती बनना है तो तुम्हें सीप में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गटर में मोती कभी नहीं बनते। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। समझ रहे हो क्या बताया जा रहा है? कि अगर कोई फूल डर जाए, अगर एक समझ लो एक छोटी सी पेड़ में कली आई है, एक बड़े पेड़ में एक छोटी सी कली आई है, और वो कली बोलेगी मुझे फूल नहीं बनना है, क्योंकि अगर मैं फूल बनूंगी तो कल आ जाए कोई तितली और मेरा सारा रस चूस के चली जाएगी, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता ना, ऐसे तो कोई बड़ बोल नहीं सकता, या फिर ऐसे तो कोई कली बोल नहीं सकती, क्योंकि हर कली का सपना होता है कि एक दिन वो बड़ी सी फूल बने और इस पूरे विश्व को अपने सुगंध से महकाए। लेकिन अगर वो तितली को देख के डर जाए तो उसका काम कैसे बनेगा? इसलिए आपको कहा है कि कभी भी आप डरिए मत। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तू मुझ में अक्सर दिखो। तुम मुझ में अक्सर दिखो मतलब क्या बोलना चाहता है? गजलकार ढूंढना चाहते हैं, गजलकार माणिक वर्मा जी ढूंढना चाहते हैं कि कोई मुझे इस पूरे विश्व में इंसान मिल जाए कि जिसमें मैं अपने आप को देख पाऊं, क्योंकि उनका ऐसे मानना है कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ इंसानियत ही अपनाया है, और वो चाहते हैं कि इस दुनिया में सब इंसानियत अपनाएं। इतना हमने देख ही लिया था कि गजलकार माणिक वर्मा जी ये चाहते थे
कि उन्हें इस पूरे जो समाज है, जहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसे गलत काम हो रहे हैं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक इंसानियत की शख्स दिख जाए, जहाँ इंसानियत की बुनियाद मैं रख सकूं। समझ रहे हो? उनका ऐसा मानना है कि मैंने आज तक इंसानियत के साथ चला हूँ, मैं आज तक इंसानियत के साथ चला हूँ, मैंने इंसानियत को अपना धर्म माना है, मैंने मानवता को हमेशा सराहा है, तो मैं आज ऐसा चाहता हूँ कि इस दुनिया में मुझे कोई एक और ऐसा शख्स मिल जाए जिसमें मैं इंसानियत देख सकूं, जिसको मैं अपने जैसा मान सकूं, जिसमें मैं अपने आप को देख सकूं। वही आज गजलकार कहना चाहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तू मुझे अक्सर दिखो। समझ में आया? पक्का? तो यही यहाँ आपने देखा किस तरह से, कितना सुंदर पाठ था। इसमें किस किस तरह से आपको अलग अलग मैसेज दिए गए थे। मैसेज मतलब आपको अलग अलग एक इंस्पिरेशन दिया गया था, अलग अलग एक संदेश दिए गए थे कि किस तरह से अगर आपको ऊंची उड़ना है तो पहली बात, हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि आप ऊंची उड़ो, कभी कभी जमीन पर भी रहकर, कभी कभी जमीन पर भी रहकर आप बड़े बन सकते हो। और यदि आप आसमान में उड़ रहे हो तो ऐसे उड़ो कि पूरे उसकी एक छाप आसमान पर पड़ जाए, दूसरों के लिए मील का पत्थर बनो। मानो तो सिर्फ इंसानियत को मानो, तपो तो उस मोती जैसा तपो, क्योंकि वैल्यू गटर के पानी की नहीं, वैल्यू उस सीप के अंदर जो एक बूंद गया है उसकी होती है। समझ रहे हो? तो ये सब आपने देखा कि कितना सुंदर सा ये गजल था। मैंने आपको पूरा गजल समझा दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको, और ये सुनिए, मैं बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अच्छा, यहाँ शब्द संसार आप देख सकते हो। यहाँ बताया स्वर्णिम मतलब सोने का रंग, सुनहला मैंने पहले बताया। गर्द मतलब धूल, शक्ल मतलब चेहरा, धुंध मतलब धुआं, कोहरा जो आप बोल सकते हो। अच्छा, इधर आपने दोस्तों एक यहाँ देखा है कि यहाँ स्वाध्याय दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका काम ऐसा है कि स्वाध्याय को आपको सॉल्व करना है। जैसे आप लेक्चर देखोगे उसके बाद आपको स्वाध्याय सॉल्व करना है और मुझे स्वाध्याय सॉल्व करके मुझे भेजना है, या फिर मैं आपको पीडीएफ स्वाध्याय का अलग से भेज दूंगा, तो आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, ओके। यहाँ देखो, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखिए। ये भी आपका होमवर्क है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों होमवर्क मुझे 24 तक मिल जाना चाहिए। समझ लो, ये दोनों होमवर्क मुझे 24 तक मिल जाना चाहिए। ओके, सो जैसे कि यहाँ खत्म हो चुका है हमारा गजल, जो कि बहुत ही सुंदर था, एक सुंदर गजल था, माणिक वर्मा जी द्वारा लिखा गया था। तो मैं यहाँ इसको खत्म करता हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ।